हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा डिटेल में होगा। मैं आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो लाता था, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मल्टी कैप जो रिलेटेड कैटेगरी के जो फंड्स है, उसमें अगर आप सेबी की गाइडलाइन देखेंगे तो उनमें उन्होंने कह रखा है कि आप मिनिमम अपने जो एलोकेशन है 25% तक का स्मॉल कैप कैटेगरी में होना चाहिए, 25% तक का मिड कैप कैटेगरी में होना चाहिए, 25% तक का लार्ज कैप कैटेगरी में होना चाहिए। तो टोटल आपके वेट 75%, और बचे जो 25% का जो मतलब जो पोर्टफोलियो बनता है, वो आप दूसरे में मतलब अपने कैटेगरी में एलोकेट कर सकते हैं। तो मतलब आप जिसमें चाहे आप लार्ज कैप में भी कर सकते हैं, मिड कैप में या स्मॉल कैप में, ये टोटल डिपेंड करता है फंड मैनेजर्स में। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, तो उसी के बारे में अभी मैं आपको डिस्कस करके बताने वाला हूँ पूरी डिटेल में। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लॉन्च ऑन डेट अगर आप देखें इसका, तो 11 मई 2017 है। मतलब इस पर्टिकुलर फंड को अगर आप देखा जाए तो 7.4 इयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते होते। तो इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 7.4 इयर्स में तो 17.55% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न देखिए 7.4 इयर्स में तो 20.88% तक का रिटर्न है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसने कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रखा है। मतलब अगर आप देखें तो 3% से बीट कर रखा है, जो कि बहुत बड़ा ठीक ठाक सा मार्जिन है अगर आप कंटिन्यूअसली देखें 7.4 इयर्स तक। अगर मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो आपने अगर किया होता तो 1000 रुपए कंटिन्यूअसली 5 साल तक किया होता, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता 1,33,000 रुपीज में। वो भी आप देख पा रहे हैं कि 5 साल में आपका पैसा जो डबल से भी ज्यादा हो रहा है। तो कितना बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे रखा है, और कितना मतलब इन्वेस्टमेंट की आपको पावर दिख रही होगी यहाँ पे। अगर मान लीजिए आप इस फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता 5 साल तक, तो कंटिन्यूअसली अगर जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज अगर कन्वर्ट होकर बन गया होता 5 साल बाद 86,934 रुपीज में। आप अगर मान लीजिए आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया था तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया होता 72,007 रुपीज में। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ताकत, मतलब आपको एफडी में जो है सिर्फ 12,000 रुपए बढ़े हैं, और जो गोल्ड है उसे थोड़ा बेटर रिटर्न दे रखा है, और जो आपका ये जो फंड है इसमें आप देख रहे हो पैसा डबल से भी ज्यादा हो गया है। तो एकदम आपको देख पा रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है। अब रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो अबव एवरेज रिटर्न रहेगा डेफिनेटली। देखिए कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है। देखिए मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि अगर कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपको कितना रिटर्न दे रहा है पर्टिकुलर फंड, आपको ये नहीं देखना चाहिए। कैटेगरी बीटिंग रिटर्न करना बहुत जरूरी होता है। रीजन ये है कि देखिए अगर आपने कोई ऐसा स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आपको कैटेगरी बीटिंग अगर आपको 30% तक रिटर्न दे रखा है, आप बोलेंगे यार बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है, लेकिन आप वो वॉलिडिटी भी फेस कर रहे हैं यहाँ पे। तो वॉलिडिटी फेस करके अगर कैटेगरी मतलब जो इसका इंडेक्स फंड है उसमें से अगर आपका कम रिटर्न दे रखा है तो फिर क्या फायदा। तो इसीलिए कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होना थोड़ा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है तो बहुत बढ़िया, और वो भी अबव मतलब ये रिटर्न कैटेगरी से 3% से ज्यादा है। अब यहाँ पे रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करते हैं, रिस्क कैटेगरी के हिसाब से एवरेज है। कैसे है यहाँ पे रिस्क एंड रिटर्न रेशियो में हम बात करेंगे। तो अगर आप इसका बीटा देखिए, बीटा बेसिकली क्या होता है कि आपका जो वॉलेटिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो बीटा है 1.07 है, और कैटेगरी का देखा जाए तो 0.9 है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा ले रखा है, और बहुत ज्यादा। मैं आपको बता रहा हूँ 1 से नीचे होना जरूरी होता है, यहाँ 1 से ऊपर है 1.07 है। तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज्यादा रिस्क बना बना रहेगा, और आपको वॉलेटिलिटी तगड़ी देखने को मिलेगी, तभी आपको रिटर्न आपको 20% तक का मैसिव रिटर्न मिल रहा है, वो भी 7.4 इयर्स में। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन कंपेयर करें तो बेसिकली होता है कि आपका जो एवरेज रिटर्न होता है उससे कितना प्लस होता है, कितना इससे कितना माइनस जा सकता है, वो एक रेंज आपको पता चल जाता है कि हाँ इतने रेंज के अंदर आपको रिटर्न मिलने के चांसेस है। तो यहाँ पे 16.9 पर 9 का है इस फंड का, और यहाँ पे कैटेगरी जो है 14.49 है। तो अब देखा जाए तो ये कम जितना अच्छा है तो कैटेगरी से ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे वॉलिडिटी आपको देखने को बहुत ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक ज्यादा रिस्क है, तभी इसमें रिटर्न आपको ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई हैरानी वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और कम रिस्क ले सकते थे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा रिस्क के मामले में। रिस्क थोड़ा ज्यादा बना रहा है, मतलब बन रहा है इस पर्टिकुलर फंड में। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट के लिए भी आजकल स्टूडेंट लोग भी 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया है। अगर आप इसमें लमसम करना चाहते हो तो वो 1000 रुपए से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। लॉक इन पीरियड की बात करते हैं, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। कभी आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, कभी भी आपने इसमें से एग्जिट मार लिया, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और एएम साइज की बात करें तो एएम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो इसका अगर देखा जाए तो बेसिकली आपको पता चलता है कि इस पर्टिकुलर फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है।
तो इससे आपको पता चलता है कि मतलब मान लीजिए एम साइज अगर आपका कम है, तो आप सोचिए कि यार कम है तो ज्यादा लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम है तभी ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और इसमें ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं है, तो ये आपको इससे पता चलता है। और अगर एम साइज ज्यादा होता है तो उसमें फंड मैनेजर को मैनेजमेंट की दिक्कत आती है। तो मैनेजमेंट में जैसे दिक्कत मतलब जैसे मान लीजिए कभी आपने देखा होगा एसआईपी बंद कर देते हैं, लमसम बंद कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्या आती है, ये इसलिए ही प्रॉब्लम आती है। तो ये जो एम साइज है ये आपका जितना बीचों बीच रहे ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा रहे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कम रहेगा बहुत वो ज्यादा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे एम साइज की बात करें तो ये फंड को 7.4 ईयर्स हो चुके हैं और इसके करीब करीब 4686 करोड़ रुपीस तक का एम साइज है। मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रहा था, अगर आपका जो फंड 10 साल से ज्यादा पुराना है और 15 साल से कम है, तो आपका 10,000 करोड़ रुपीस से लेकर 30,000 करोड़ रुपीस के बीच में एम साइज होना चाहिए, जो कि एकदम बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4,686 है, वो भी 7.4 ईयर्स में, मतलब 5,000 के करीब है। तो देखा जाए कोई ज्यादा बुरा नहीं है, कोई ज्यादा कम भी नहीं है, कोई ज्यादा ज्यादा मतलब बड़ा ज्यादा भी नहीं है। तो देखा जाए एकदम बढ़िया है एम साइज के मामले में। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कोई फीडबैक नहीं दूंगा, एकदम बढ़िया है। एक्सपीरियंस रेशियो की बात करते हैं, एक्सपीरियंस रेशियो देखिए, आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, दिमाग लगाने वाले आपके फंड मैनेजर है, तो फंड मैनेजर आपको दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, तो उनको आज मैनेजमेंट फीस कुछ देना पड़ता है। तो ये जो मैनेजमेंट फीस अगर 1% से नीचे हो तो ज्यादा अच्छा खासा रहता है, क्योंकि 1% लॉन्ग टर्म में आपको बता रहा हूँ लाखों करोड़ का डिफरेंस बन जाता है। तो यहाँ पे 0.41% है, एकदम बढ़िया है। मैंने जो क्राइटेरिया सेट कर रखा है 0.7% से नीचे हो उसको अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे 0.41% एकदम बढ़िया माना, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और इसके बारे में आपको पॉजिटिव फीडबैक ही दूंगा। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, देखिए अगर आप मान लीजिए अपने 1 साल से पहले आपने एग्जिट मार लिया इससे, तो आपको 20 मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर ली तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। और अगर मान लीजिए 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। तो ये अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो तभी आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 1 साल पहले एग्जिट मार लिया तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और मान लीजिए आपने 1 साल के बाद एग्जिट मारा तो आपको एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत नहीं है। अब इससे मेन बात पैदा है मार्केट कैपिटल, जैसे कि मैंने आपको बताया था सब में 25% होना जरूरी होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मिड कैप में 25.14% तक एलोकेशन है, स्मॉल कैप में 27.66% तक एलोकेशन है, लार्ज कैप में 44.93% तक एलोकेशन है और डेप्ट एंड अदर्स में 2.3% तक एलोकेशन है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मतलब इन्होंने मिनिमम मिड कैप और स्मॉल कैप में 25-27% मतलब ले लिया, मतलब 52% तक का इन्होंने रिस्क ले रखा है। बाकी जो 48% है इनका एलोकेशन ज्यादातर लार्ज कैप और डेप्ट में हो रखा है, जो कि एकदम रीजनेबल है, क्योंकि देखिए लार्ज कैप में थोड़ा ज्यादा एलोकेशन रहेगा तो थोड़ा सेफ भी चल पाएंगे। 50% वैसे भी ऑलरेडी इन्होंने रिस्क ले लिया है स्मॉल कैप और मिड कैप लेके। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं कि तभी ये जो रिटर्न है 18 से 20% तक आपको रिटर्न दे देता है, क्योंकि ये लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा रिस्की है, स्मॉल कैप सॉरी मिड कैप से थोड़ा कम रिस्की है। तो लार्ज कैप और मिड कैप के बीचों बीच अगर आपको रिस्क लेना है और रिटर्न जो है 18 से 20% के रेंज में चाहिए, तो आपको मल्टी कैप की तरफ जाना चाहिए, ऐसे फंड में जाना चाहिए। तो पे सेक्टर तो मार्केट कैपिटल के मामले में मैं यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकता कि देखिए यहाँ पे लिमिटेशन है, सेबी ने अपने गाइडलाइन सेट कर रखे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने जितना हो सके रिस्क कम लेने की कोशिश करी है, लेकिन इससे रिस्क और कम लिया जा सकता है, क्योंकि देखिए वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिला है। मतलब दूसरे मल्टी कैप में अगर आप देखें तो उनमें ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ज्यादा देखने को मिला है, तो डेफिनेटली यहाँ पे और रिस्क कम लिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने ज्यादा रिस्क ले रखा है, तो ये इनको थोड़ा बहुत रिवाइज करना पड़ेगा। तो सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज में 20.75% का एलोकेशन है, कंज्यूमर साइक्लिकल में 15.43% का एलोकेशन है, इंडस्ट्रियल्स में 15.29% का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 11.53% का एलोकेशन है, बेसिक मटेरियल्स में 10.43% का एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 9.27% का एलोकेशन है, एनर्जी सेक्टर में 8.15% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर में 4.54% का एलोकेशन है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 1.15% का एलोकेशन है, रियल स्टेट में 0.53% का एलोकेशन है। तो देखा जाए डाइवर्सिफिकेशन के मामले में तो परफेक्ट है। देखिए 5 जो ऊपर के सेक्टर है ना, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर साइक्लिकल, उसके बाद आपका हो गया इंडस्ट्रियल्स, फिर टेक्नोलॉजी और बेसिक मटेरियल्स, ये जो 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती है, आपको ये पर्टिकुलर फंड अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा। तो ये जो 5 सेक्टर में इन्होंने अच्छा खासा डाइवर्सिफाई कर रखा है, तो मैं यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन मामले में पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, सेक्टर एलोकेशन मामले में पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे 2 फंड मैनेजर है, एक है मनीष लोढ़ा, इनको एक्सपीरियंस है 3.82 इयर्स का, सेकंड जो है फातिमा पचा, इनका एक्सपीरियंस है 4 इयर्स का। तो देखा जाए देखिए एक फंड मैनेजर एक्सपीरियंस ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे भले ही ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं लेकिन ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस है, आप इसके पास्ट रिटर्न इनके ट्रैक कर सकते हैं। मतलब देखिए अभी जो ये 2 फंड मैनेजर्स हैं, इन्होंने लास्ट 4 इयर्स में कैसे रिटर्न दिलवा रखे हैं, किस किस फंड में काम कर रखा है और कैसे इनकी स्ट्रेटेजी रहती है, तो ये आप इससे पता लगा सकते हैं और अपने उस हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। अगर ये आधे साल या 1 साल के अगर इनका एक्सपीरियंस रहता तो आप इससे पता लगा नहीं पाते, प्रॉब्लम होता, तो यहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हैं इनके बारे में, तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। अब रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे रेटिंग 4 आउट ऑफ 5 रहेगा।
देखिए यहाँ पे 4 आउट ऑफ 5 की बात, एक बात बोलूं, रिटर्न इन्होंने बहुत मैसिव दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, मल्टी कैप कैटेगरी में अगर आप देखेंगे 18 या 19% तक का वो ऑल टाइम रिटर्न मिलेगा, लेकिन इन्होंने 21% तक का रिटर्न दे रखा है डेफिनेटली। तो उसके हिसाब से इन्होंने रिस्क भी थोड़ा ज्यादा ले रखा है। अगर आप देखिए बीटा इसका ज्यादा है, तो बीटा 1 से ज्यादा मतलब खतरनाक होता है, तो 1.07 है। तो डेफिनेटली ये खतरनाक वॉलिडिटी आपको फेस करनी पड़ेगी अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एज कम्पेयर टू अदर मल्टी कैप कैटेगरी में। अगर मल्टी कैप के अलावा आप दूसरे देख सकते हैं जिनमें थोड़ा आपको रिस्क थोड़ा कम ले सकते हैं और रिटर्न आपको थोड़ा सा कम मिल सकता है, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने की कोशिश मतलब चाहते हैं कि मतलब देखिए, आपका जो मल्टी कैप है ना, वो रिस्क के मामले में लार्ज कैप और मिड कैप के बीच में रहता है। मिड कैप ज्यादा रिस्की रहता है लार्ज कैप से, तो वो लार्ज कैप और मिड कैप के बीच में रहता है। तो लार्ज कैप अगर मान लीजिए आपको रिटर्न 15 से 16% ऑल टाइम रिटर्न मिलता है, तो मल्टी कैप में आपको 18 से 20% तक का रिटर्न मिलता है। मिड कैप में आपको 20 से 24% या 25% के बीच में रिटर्न मिलता है। स्मॉल कैप में आपको 20 से 30 या 35 तक चले जाता है, 40 तक चले जाता है, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा रिस्की रहता है, तो उसमें वॉलिडिटी आपको और ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप मिड कैप से थोड़ा रिस्क लेके रिटर्न थोड़ा एडजस्ट करना चाहते हैं, मतलब आप लार्ज कैप से भी थोड़ा रिटर्न ज्यादा लेना चाहते हैं, रिस्क भी थोड़ा एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आप मल्टी कैप की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद उससे पहले आप दूसरे भी मल्टी कैप की तरफ रिसर्च कर सकते हैं। तो इसके मामले में देखो तो ये थोड़ा रिस्की है डेफिनेटली। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो स्टैंड डिविएशन और जो आपका बीटा है थोड़ा ज्यादा रिस्की है, लेकिन आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते तो डेफिनेटली कर सकते हैं, रिटर्न बहुत अच्छा है। लेकिन आपका टाइम फ्रेम 7 साल मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक रिस्क थोड़ा ज्यादा ले रखा है। तो 7 ईयर्स आपका मिनिमम टाइम फ्रेम है, तो डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सारा पैसा इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें, आप खुद रिसर्च करें और खुद डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करें। फंड मैनेजर्स के यहाँ पे डिटेल है, मतलब आप देख पा रहे एक्सपीरियंस है, उनके बारे में रिसर्च करें, इन्होंने किस किस स्टॉक में पैसा लगाया है वो रिसर्च करें। उसके बाद आपने यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन के बारे में, मार्केट कैपिटल के बारे में मैंने आपको बता दिया डिटेल में। तो ये सब चीजें आप जान के तब जाके इन्वेस्टमेंट करें, तभी आप थोड़ा कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।